नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन और मेरे साथ प्रेजेंट है आज के मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, या हम बोल ले लॉन्ग वीकेंड से पहले का आखिरी कारोबारी दिन। मूड माहौल की बात करी जाए तो निफ्टी इस टाइम पे अपने डे लो के आसपास ही हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,300 की जो रेंज है वहीं पे ये होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है 25,320 के आसपास। वहीं अगर बाकी के मार्केट इंडेक्स की बात करी जाए तो मूड माहौल वहां पे भी कोई जमदार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में दबाव है, साथ ही जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पे पीएसयू बैंक में प्रेशर के चलते एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया आज प्रेशर में कामकाज कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स में एक हल्की फुल्की गिरावट है, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक कंसोलिडेशन का मूड माहौल बना हुआ है। फ्लिप साइड की बात करी जाए तो मेटल शेयर, जैसे कि अपफ्रंटली मेंशन भी किया गया था हेडलाइंस में, काफी सारे ग्लोबल फैक्टर प्रेशर्स मेटल के चलते यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। इसके अलावा बाकी के सारे ही सेक्टर्स फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। मे बी ऑटो भी फ्लैट है, एफएमसीजी भी फ्लैट है और आईटी पैक भी फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। तो काफी टफ वीक डेफिनेटली ये हमें देखने को मिला है। लेकिन करना क्या चाहिए? लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, क्या आज अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, या फिर मार्केट में अभी भी कोई इस टाइम पे मौका बन रहा है ट्रेड का? ये जानते हैं अरुण जी से। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी। जी अरुण जी, जैसे कि हम जानते हैं कि मंडे भी हमारी छुट्टी है, रिपब्लिक डे है, 3 दिन की छुट्टी है और मंडे को छुट्टी मिलना एक काफी अच्छी चीज दिखाई देती है। लॉन्ग वीकेंड में मंडे की स्पेसिफिकली छुट्टी मिल जाए तो फ्राइडे को भी क्या हम कंसिडर कर ले एज अ वीकेंड ही, या फिर आज हमें कोई स्ट्रैटेजी आप देने वाले हैं? कंचन जी, आपने सही कहा। पहले तो आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को, सभी व्यूअर्स को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जी आपको भी। बाकी कंचन जी, मुझे लग रहा है इसको एज अ वीकेंड ही ट्रीट करें, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो ईरान के पास मिलिट्री एक्शन होने की संभावना जो नजर आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हो सकता है नेक्स्ट 3 दिन छुट्टी है, उसका तनाव आपको पोर्टफोलियो पे या ट्रेडिंग पोजिशंस पे ना ले, इसलिए मुझे लग रहा है पोजिशंस कम रखे वीकेंड पे। सेकेंड, इंडिया विक्स 13-14 के आसपास आ गया है। मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम बजट तक पहुंचेंगे, क्योंकि 4 या 5 दिन और बजट के हैं, बजट के ट्रेडिंग डे बचे हैं, तो मुझे लग रहा है ये विक्स भी आपको 16-17 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है जैसे जैसे हम बजट डे के आसपास पहुंचेंगे। तो पोजीशन लाइटन रखें, मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी और बढ़ेगी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी काफी ज्यादा है। बाकी डेटा अभी भी बता रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कोई बड़े मूव होने के आसार नजर नहीं आ रहे। नीचे में 25,000 25,100 के आसपास एक रिटर्न पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और ऊपर में 25,500 के आसपास कॉल राइटर्स है। तो मार्केट का डेटा कंसोलिडेटिव है, इंडिया विक्स बढ़ने के आसार है। मुझे लग रहा है ट्रेडिंग पोजीशन जितनी कम रखेंगे उतना अच्छा है, और लॉन्ग वीकेंड में मुझे लग रहा है कम पोजीशन रखें और वीकेंड को एंजॉय करें, वही बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो लॉन्ग वीकेंड का पूरा आपको इस टाइम पे मजा उठाना है, पोजीशन को थोड़ा सा लाइटर नोट पे ही रख के चले तो वही इस टाइम पे सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग करके सीएनबीसी आवाज को आज और कंचन नौटियाल को टैग करके अपने सवाल पूछिए। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो दर्शक हैं वो उड़ीसा से हमारे साथ नारायण जी जुड़े हैं। नारायण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल? मैडम, मेरा जाइडस का लाइफ साइंस का है 50 शेयर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। 930 का एवरेज प्राइस में, और एक तो है ज्योति लैब मैडम। ओके, जाइडस लाइफ साइंस आपके पास 50 शेयर्स है जैसे कि आपने मेंशन किया और 930 की आपकी बाइंग है एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 891 रुपीज। दो आज यहाँ पे हल्की फुल्की बढ़त हमें देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में भी एक अच्छा रन अप अकॉर्डिंग टू मार्केट इसे देखा जाए तो मार्केट ने जहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में दौड़ लगाई है, यहाँ पे 4% का अप्रोक्सीमेटली एक अच्छा रन अप देखने को मिला है। मंत्री जी, क्या करना चाहिए जाइडस लाइफ साइंस में? दो जो बाइंग प्राइस है वहां से इसमें एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। देखिए 860 के आसपास एक सपोर्ट है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ही ओवरऑल मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है। थोड़ा रिवर्सल के साइन भी देखने को मिल रहा है। इनके बाई प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, 3 से 4% दूर है। अगर मार्केट
अगर 100-200 पॉइंट भी रिकवर करता है निफ्टी तो शायद इनके बाय प्राइसेस आते हुए नजर आएंगे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 865 का जो वीकली सपोर्ट है। 865 के नीचे जाता है देन एक बड़ा सेल ऑफ या बड़ा करेक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बने रहे, ज्यादा इनके बाय प्राइस से दूर नहीं है। 865 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। के 865 का आपको इस टाइम पे लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक दूसरा सवाल इनका है ज्योति लैब के ऊपर, जहां पे इनकी बाइंग है 285 की, 74 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में एक लोअर लोस की ट्रेजेक्ट्री ज्योति लैब में आती हुई दिखाई दी है। 250 के स्तर पे इस टाइम पे ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आगे की जर्नी किस तरीके से मैप करें? देखिए क्लियर वीकनेस है। 255 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 260-65 भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। कोई इसमें रेस्पाइट नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक टेक्निकली लग भी नहीं रहा है। तो 260-65 भी आता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। अगर इसी में स्विच होना है तो जायडस लाइफ में स्विच हो जाए ताकि आपका थोड़ा एवरेजिंग भी हो जाए, और अगर उसमें रिकवरी आती है तो आपका एक एग्जिट दोनों स्टॉक को आपसे मिल सकता है। तो इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। ओके, तो ज्योति लैब में आप सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी है वो अपना सकते हैं, और यहां से हो सके तो आप शिफ्ट भी होके चल सकते हैं जायडस लाइफ साइंस में। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक है उससे पहले मंत्री जी, आपका कोई प्लान है वीकेंड का? लॉन्ग वीकेंड है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट वाले लोगों के लिए। नहीं कंचन जी, ऐसा कोई प्लान है नहीं। एक्चुअली बजट है तो कुछ ना कुछ काम के रिलेटेड वर्क चलते रहते हैं, पर इस वीकेंड में ऐसा कोई प्लान नहीं है। राइट, चलिए कोई नहीं। इसी कड़ी में आगे दूसरे जो हमारे दर्शक हैं एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं मोहन जी। मोहन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैम मेरे पास GSFC के 80 शेयर है 200 की प्राइस पे। ओके, तो मुझे इसकी होल्ड रखी है या फिर अभी एग्जिट कर देना चाहिए? अभी मुझे लॉस है उसके अंदर। ठीक है। GSFC और जो बाइंग प्राइस बताया है वो है 200 रुपए का। 80 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 175 के स्तर पे ये कामकाज कर रहा है, और अगर लगातार हम इसे देखें तो साल 2024 से एक कंसोलिडेशन इसमें बना हुआ है। साइडवेज मोमेंटम, थोड़ा सा गिरावट आई, उसके बाद लगातार एक ही रेंज में ये कारोबार कर रहा है। क्या करा जाए, क्योंकि पेशेंस टेस्ट तो हो रहा है ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी इनके बाई प्राइस से ऑलमोस्ट 15-16% नीचे है। एक बड़ा सपोर्ट 163 के आसपास है। 2025 का अगर ओवरऑल कैलेंडर ईयर का लो भी देखे तो 163 के आसपास है, जो मार्च 2025 में लगे थे। और वैसे भी बजट आ रहा है, और फर्टिलाइजर स्टॉक में यूजुअली एक मोमेंटम बजट के आगे भी देखने को मिलता है। तो उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि सपोर्ट्स के नजदीक है तो अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। 163 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस अभी भी दूर है 5%, पर 163 का ही स्टॉप लॉस लगा है। अगर मोमेंटम बनता है तो मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक आपको 200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बने रहे, पर 163 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो बने रहना है यहाँ पे आपको, और 163 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, अगर ये एक व्यूअर से भी सवाल है, लॉन्ग वीकेंड में मुंबई से कहीं जाना हो या दिल्ली वालों को कहीं जाना हो तो सबसे बढ़िया प्लेस कौन सी हो सकती है? ये फटाफट से आप हमें बताएंगे कमेंट करके, और साथ में हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उस पर आप टैग करके भी बता सकते हैं, और जिसके भी सबसे जल्दी रिप्लाई आएंगे और वो अपने साथ उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सोशल मीडिया के जो सेगमेंट है उसमें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगले जो दर्शक है वडोदरा से समीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग। बताइए। मैडम मेरे पास 2000 शेयर है 261 के प्राइस से क्रॉम्पटन ग्रेव्स। अभी जनवरी स्टार्टिंग में ही लिया हुआ था, बट ये तो 5 इयर्स मतलब 5 इयर्स का लो में चल रहा है, तो अभी इसका कुछ बता पाएंगे मैम? जी, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपके पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स हैं, 2000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और 261 की आपकी बाइंग है। 229 पे ये कारोबार कर रहा है। लगातार लोअर लोस की ट्रेजेक्ट्री में ये भी जाता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर डेट देखी जाए तो 30 अगस्त 2024 ये दिन था। उसके बाद 477 के स्तर से इसने लगातार अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को पकड़ लिया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या करा जाए अरुण सर? देखिए क्लियर निकलने की सलाह है। 245 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन अगर कंटिन्यू होता है तो 210 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी ये रखे, नीचे में अगर एक रिस्क लेना चाहते हैं तो जो 221 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 240 भी आपको मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक आपको 240-45 के ऊपर
वापस जाता हुआ इजी नजर आएगा। तो 240-45 भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। ओवरऑल चार्ट वीक है और मुझे लग रहा है अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो और डेंट स्टॉक में आ सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें, 240 के आसपास भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। ओके, 240 के आसपास अगर आपको मिलता है तो स्टॉक से यहाँ पे आप अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करके चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इंदौर से राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राठी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या सवाल। यूनाइटेड ब्रेवरीज के 100 शेयर है 1690 के रेट में। ओके, अब ये गिर रहा है, बराबर गिरते ही जा रहा है, मतलब इसके रेट, तो इसमें क्या करना चाहिए? वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। यूबीएल के 100 शेयर्स है, 1619 के स्तर पे बाइंग की गई है। 1448 इज अ करंट मार्केट प्राइस। पिछले एक साल में अनडाउटेडली 30 से 35% की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। मंत्री जी क्या करना चाहिए यूबीएल? देखिए राठी जी को सलाह यही रहेगी कि स्टॉक और नीचे जाएगा अराउंड, मुझे लग रहा है 1400 से 1380। वहां पे इसका वीकली सपोर्ट है, वहां उधर जाके हो सकता है आपको ये स्टॉक वापस एक मोमेंटम ऊपर का तरफ का दिखाता हुआ नजर आए। तो फिलहाल बने रहे, पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एवरेजिंग कर सकते हैं तो 1400-1410 के आसपास एक एवरेज का एक कॉल लेके चल सकते हैं। अगर स्टॉक को पलटना है तो वहां से पलटने के आसार काफी ज्यादा है। तो स्ट्रैटेजी एक रखें, 1380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1400-1420 के आसपास आता है तो एवरेजिंग की सोचें। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स होता है तो वापस एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार हो सकता है। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है क्योंकि ओवरऑल वीकली चार्ट अभी भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, पर 1380 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो 1380 को आपको यहाँ पे लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और राउकेला से हमारे साथ श्याम जी जुड़े हैं। श्याम जी गुड मॉर्निंग। श्याम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए कोई बात नहीं, सवाल मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं सवाल उनका ले लेती हूँ। इनके पास डाबर के शेयर्स हैं 2500 पोर्टफोलियो में और 517 की बाइंग है। डाबर अगर हम बात करें पिछले 5 क्वार्टर से लगातार एक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे तो एक जीएसटी 2.0 का डेफिनेटली एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था ये, लेकिन पिछले 5 क्वार्टर से ही लगातार गिरता जा रहा है। क्या ऐसी प्रॉब्लम टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाई दे रही है? देखिए चार्ट ओवरऑल साइडवेज है, जैसा कि आपने सही कहा, कोई ऐसा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। पर इनकी बाई प्राइस काफी अच्छी जगह है। नीचे में 500-505 के आसपास एक अच्छा स्टॉक ने बेस बनाया है। इनफैक्ट अगर आप इसी वीक की बात करें तो एक्शन वॉल्यूम के साथ अच्छा नजर आ रहा है। तो फिलहाल बने रहे, अपने कॉस्ट के आसपास ही स्टॉप लॉस लगा ले 515-16 के आसपास। मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम अच्छा रहेगा और बजट के आसपास अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो 555-560 तक के भी लेवल आ सकते हैं। चार्ट अभी भी न्यूट्रल है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो 550-55 आता है तो स्टॉक से एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले अपने, और अपना जो स्टॉप लॉस लगाए 516 अपने कॉस्ट के आसपास लगा के। ओके, तो आपको लगाना होगा 515-516 का यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस। और जैसे कि मेंशन भी किया गया कि जो बाइंग है वो फॉर्चुनेटली सही लेवल्स पे की गई है। चलिए सोशल मीडिया का टाइम भी आ गया है। मैं कॉलर से पहले अब सोशल मीडिया लेना चाहूंगी। सोशल मीडिया में जो सवाल आया है वो आया है अभिषेक का। अभिषेक के पास मंत्री जी एमआरएफ के 2 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है उनका 1,59,000 के लेवल पे इन्होंने बाइंग की हुई है एमआरएफ पे, और 141 के आसपास ये कारोबार कर रहा है और आज यहाँ पे हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करा जाए? 26% का रिटर्न दिया है एक साल में। देखिए स्टॉक तो मजबूत है, नो डाउट। मार्केट के साथ करेक्शन देखने को मिला है, पर कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए क्योंकि स्टॉक ऐसा नहीं कि चला नहीं, स्टॉक चला भी है। 1,34,000 1,34,000 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो उसके आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है पर मोमेंटम स्टॉक का या बीटा भी उसी हिसाब से है। तो 1,34,000 1,34,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। चार्ट अभी भी ठीक ठाक है तो एग्जिट की सलाह नहीं है, पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चार्ट ठीक ठाक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है तो इस टाइम पे तो एग्जिट की सलाह
नहीं दी जा रही है। चलिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गए हैं। संजीव जी का सवाल है जियो फिनेंस के ऊपर। मंत्री जी क्विकली हमें सवाल लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल मीडिया के व्यूअर्स हैं उनके सवालों को एड्रेस किया जाए। जियो फिनेंस के फ्यूचर्स इन्होंने खरीद रखे हैं 302 के भाव पे। ये बोल रहे हैं कि 3 महीने तक मैं होल्ड करके चल सकता हूँ, क्या करा जाए? देखिए, इसका स्टॉप लॉस तो वैसे काफी पहले ही लग चुका है, क्योंकि फ्यूचर्स की पोजीशन है, स्टॉप लॉस छोटा लगा है। फिर 280 के आसपास, 85 के आसपास इसके ब्रेकडाउन हुए। फिर भी चूंकि अब एक्सपायरी नजदीक है, स्टॉप लॉस अभी भी जरूर लगाए 254 के नीचे। 254 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा के रखे, और उछाल मिलता है 10 से 15 रुपए तो भी स्टॉक से निकल जाए। वीकनेस काफी स्टॉक में नजर आ रही है। ओके, तो वीकनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है जियो फिनेंस। और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री इस चैनल की, तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। चलिए, अमरजीत जी का सवाल आया है। इनके पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 1300 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, और जो इनका बाइंग प्राइस है दैट इज 193। क्या करा जाए? 185 पे कारोबार कर रहा है। देखिए, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है स्टॉक। 180 के आसपास एक सपोर्ट है, इनके बाई प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बाउंस स्टॉक में आ सकता है 195 198 के आसपास। तो ज्यादा प्रॉफिट या फिर कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर स्टॉक आता है तो एक बार का निकलने की सोचे। 194 195 के लेवल शायद स्टॉक में आते हुए नजर आए। नीचे में स्टॉप लॉस 181 का जरूर लगाए, जो कि लास्ट 2 वीक के लोस है। 181 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ओके, 181 के नीचे आता है तो यहाँ से आप एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए, अगला जो सवाल है सर्वेश का आया है। इनके पास मंत्री जी 6400 शेयर्स हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, एंड द बाइंग प्राइस इज 53 रुपीज़। वो बोल रहे हैं कि करंट लेवल पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर लेनी चाहिए, करंटली ट्रेडिंग एट 65 रुपीज़, या फिर हमें होल्ड करके चलना चाहिए? देखिए, चार्ट ऐसे मार्केट में देखें तो ऐसे मार्केट में भी अपने हाइस के आसपास चल रहा है, तो वो एक काफी पॉजिटिव चीज है स्टॉक के लिए। 62 का एक ब्रेकआउट हुआ है, तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नजदीक कर ले, ना कि प्रॉफिट बुक करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या सिस्टम में लगा के रखते हैं तो 62 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। जब तक 62 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहे, पर ध्यान रखें आपने एक अच्छे भाव पे लिया है तो प्रॉफिट को खोने ना दे। 62 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ऊपर में अगर लेवल्स देखते हैं तो 71 के आसपास तक के भी लेवल निकल के आ रहे हैं, तो 70-72 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ओके, 70-72 आता है तो वापस से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करके चल सकते हैं। अगला सवाल है अंशुमन का। इनके पास मंत्री जी इटर्नल के 3000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, बाइंग प्राइस है 54 रुपीज़। अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर होल्ड करना चाहिए? देखिए, आज यहाँ पे गिरावट है बिकॉज कल इसके नंबर्स, परसों इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स में एक थोड़ा तो प्रेशर था, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो कंपनी के सीईओ है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। क्या करा जाए? अच्छे लेवल पे बाइंग की गई है। देखिए, प्रॉफिट बुक कर ले। दिक्कत एक ही है, कंसोलिडेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न स्टॉक में बन रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जैसा कि आपने सही कहा, जो गोयल जी का जो रेजिग्नेशन हुआ है इसकी वजह से वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक 255 के नीचे जाएगा तो 220 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं, तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। मुझे लग रहा है अगर 210 या 200 के आसपास वापस मिलता है स्टॉक तो वापस री एंट्री वहां पे आपकी अच्छी बन सकती है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। ओके, तो ये थी राय इटर्नल पर। मंत्री जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अभी थोड़ी देर पहले हम आशीष चतुर्वेदी से बात कर रहे थे अशोक लेलैंड के ऊपर, जहां पे काफी सारे रीजंस थे कि आज यहां पे तेजी क्यों है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में भी अच्छा खासा यहां पे उछाल देखने को मिला है, और जो शेयर है अपने लाइफ हाई पे इस टाइम पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों के बाद कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की है, और उसमें मेंशन किया गया है कि जो ईवी पोर्टफोलियो है उसमें आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट से जो पुराने स्क्रैप ट्रक है उस पे पॉलिसी की मांग की है। शेनु अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। आइए हम भी जान लेते हैं क्या बातचीत में कहा गया है। पहले हाफ तक चीज़ें बहुत ही
नॉर्मल थी, स्टैग्नेंसी थी, बट जब से गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी रेशनलाइजेशन अनाउंस किया, इंटरेस्ट रेट में कट किया, ओवरऑल गवर्नमेंट के जितने भी ट्रिगर्स थे बड़े पॉजिटिव थे सीवी इंडस्ट्री के लिए, एंड दैट इज हाउ वी आर सीइंग ग्रोथ. वी सॉ अ ह्यूज ग्रोथ इन Q3 और हमें उम्मीद है कि ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा Q4 में भी. एंड पूरी इंडस्ट्री के लिए अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है. आई थिंक we will have a different challenge how to satisfy customer requirements, and that is how we have launched these new products to navigate these tailwinds. सर एक चीज पे सबकी नजर है, वो है बजट के ऊपर. बजट आने वाला है और ऑब्वियसली एक उम्मीद तो है कि इंफ्रा पे जो सरकार का फोकस है वो जारी रहेगा. आपकी बजट से अगर 2 या 3 चीजें पूछूं आपसे कि क्या खास उम्मीदें हैं जिससे सीवी सेक्टर को मदद मिल सके और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री को मदद मिल सके? देखिए, गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की बात सोचते हैं तो हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट का काफी फोकस है कैपेक्स को बढ़ाने में, और गवर्नमेंट कैपेक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. और आई थिंक लॉन्ग रन में मोर देन गवर्नमेंट कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स को भी बढ़ना चाहिए. जो हो सकते हैं, अभी जीएसटी कट के बाद एक कंजम्पशन साइकिल शुरू हो रही है जिससे प्राइवेट कैपेक्स में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है. आई थिंक लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए प्राइवेट कैपेक्स को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. इसके अलावा सीवी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री की जो इस वक्त फ्लीट का जो इशू है उसकी एज बढ़ गई है. एवरेज एज इज नाउ ऑलमोस्ट 11 ईयर्स. कुछ साल पहले ये 8 साल होती थी. तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको ऐसे ट्रिगर्स नहीं मिल रहे थे, उनको ऐसा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि वो नए फ्लीट में इन्वेस्ट कर पाएं, इसीलिए वो पुराने ट्रक्स को चला रहे थे. और अब जो पिछले एक क्वार्टर में हमने देखा है, आई थिंक इससे कस्टमर्स को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है. और हम देख रहे हैं कि जो एक रिप्लेसमेंट साइकिल होती है सीवी इंडस्ट्री की, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है हमारी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, वो अब शुरू हुई है. और ये रिप्लेसमेंट साइकिल कैन नॉट बी डन इन ए क्वार्टर. आई थिंक इट्स ए लॉन्ग टर्म फिनोमेना. और कस्टमर्स को जिनके ट्रक्स पुराने हैं उनको धीरे धीरे करके अपने पुराने ट्रक्स को बदलने का शुरू किया है उन्होंने. एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प CV industry for the entire year next year.